पहले दिन जब प्रिया अरे कॉलोनी पार्क में बैठी अम्मा जी को कॉफी लेकर गई तो उसने यह किसी आदत के चलते नहीं किया था, बल्कि एक आवेग के कारण किया था जिसने उसके सीने को कसकर जकड़ लिया था, मानो किसी ने फुसफुसाया हो, आज इसे अकेला मत छोड़ना। और प्रिया को यह नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि वह छोटा सा भाप निकलता कप एक ऐसी बड़ी सच्चाई को उजागर करेगा कि जब वह अंततः सामने आएगी तो एक अहंकारी करोड़पति अवाक रह जाएगा और उसका दिल उसके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी सबसे शक्तिशाली कहानियां आलीशान हवेलियों या लग्जरी दफ्तरों में शुरू नहीं होती, वे एक पुरानी बेंच पर, किसी भी पार्क में, एक थकी हुई महिला के ठंड से कांपते हुए और एक नौकरानी के साथ शुरू होती हैं जो वहां देखने का फैसला करती है जहां बाकी सब अपनी नजरें हटा लेते हैं। पर यह सुनो, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम समझ जाओगे कि इस कहानी ने उन लोगों को भी क्यों रुलाया है जो कसम खाते थे कि उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। प्रिया हर दिन एक अनजान महिला को कॉफी देती थी और जब उस घर के मालिक, जहां प्रिया काम करती थी, को यह पता चला तो उसे लगा कि यह एक बकवास है, समय की बर्बादी है, एक सनक है। जब तक कि एक दिन इत्तेफाक से उसने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा और उसी पल उसके अंदर कुछ टूट गया। यह कॉफी के लिए नहीं था, यह महिला के लिए नहीं था, यह उस तरीके के लिए था जिससे प्रिया वह कप देती थी, मानो वह कुछ पवित्र पकड़े हुए हो। यह उस तरीके के लिए था जिससे बूढ़ी औरत उसे देखती थी, मानो प्रिया दुनिया में उसकी आखिरी अच्छी चीज बची हो। और यह उस बात के लिए था जो करोड़पति ने बाद में सुनी, कुछ ऐसे सरल और विनाशकारी शब्द जिन्होंने उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिसे वह सालों से छिपा रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम्हें कभी महसूस हुआ है कि दुनिया अच्छे लोगों को भूल गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी कहानियां तुम्हें याद दिलाती हैं कि एक छोटा सा इशारा तकदीर बदल सकता है। और अब मुझे टिप्पणियों में बताओ, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा कोई करीबी व्यक्ति हर दिन चुपके से सड़क पर किसी की मदद कर रहा है तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हें बुरा लगेगा या यह तुम्हें प्रेरित करेगा? इसे लिखो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हें अलग तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगा। प्रिया 32 साल की थी। उसका रंग गेहुआ था, गहरे बाल एक व्यावहारिक जूड़े में बंधे थे और उसकी आंखों में हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह अस्तित्व में रहने की अनुमति मांग रही हो। वह सतारा से मुंबई आई थी, अपने 7 साल के बेटे आरव का पालन पोषण करने के लिए काम ढूंढ रही थी, जो उसके उठने का कारण था, भले ही बदन साथ न देता हो। वह राजेश मल्होत्रा के घर में काम करती थी, जो पूरे शहर में एक जाने माने व्यवसायी थे। निर्माण कंपनियों, होटलों, निवेशों के मालिक उन लोगों में से एक जो परफेक्ट मुस्कान के साथ पत्रिकाओं में आते हैं, पर जो व्यक्तिगत रूप से शायद ही कभी आंखों में देखते हैं। राजेश बांद्रा के एक आलीशान इलाके में रहता था, एक विशाल घर में जिसकी कांच की खिड़कियां आसमान को दर्शाती थी, मानो बाहरी दुनिया सिर्फ एक सजावट हो। उसके पास कर्मचारी थे, माली, ड्राइवर, रसोइया, और उसके पास कुछ और भी था, एक भारी सन्नाटा, मानो वह घर अनकही बातों से भरा हो। प्रिया नई थी, जिसने 3 महीने से भी कम समय में 2 अन्य कर्मचारियों की जगह ली थी, और यह बहुत कुछ कहता था। पहले दिन से ही घर की मुख्य नौकरानी लक्ष्मीताई ने उसे धीरे से चेतावनी दी थी जब वह उसे सफाई के उत्पाद कहाँ रखे हैं दिखा रही थी। बेटी, यहां तेजी से काम करो, बिना सवाल पूछे, और जहां तुम्हें न बुलाया जाए वहां दखल मत दो। मालिक मुश्किल आदमी है। प्रिया ने नहीं पूछा कि मुश्किल का क्या मतलब था, क्योंकि जब किसी को किराया देना होता है, दवाएं खरीदनी होती हैं और बच्चे को स्कूल भेजना होता है तो वह ज्यादा सवाल न पूछना सीख जाती है। पर फिर भी कुछ बातें स्पष्ट थीं। राजेश मल्होत्रा एक खुश आदमी नहीं था, न ही वह शांत आदमी था। कभी कभी प्रिया उसे छत पर फोन कान से लगाए और माथे पर बल पड़े हुए देखती थी, मानो हर फोन कॉल एक लड़ाई हो। कभी कभी वह उसे देर रात गलियारे में लंबे अधीर कदमों से चलता हुआ सुनती थी, जैसे पिंजरे में बंद शेर हो। और डाइनिंग टेबल पर हमेशा एक अतिरिक्त थाली रखी होती थी, एक खाली जगह, मानो कोई गायब हो। प्रिया ने यह देखा पर कुछ नहीं कहा, जब तक कि एक दिन कचरा निकालते हुए राजेश उसके पास से गुजरा और बिना देखे बोला, कचरा बड़े डिब्बे में मत फेंको, पीछे वाले का इस्तेमाल करो। प्रिया ने सिर हिलाया। हाँ, मालिक मल्होत्रा। राजेश 1 सेकंड के लिए रुक गया, मानो उसने किसी और प्रतिक्रिया की उम्मीद की हो। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। मालिक। प्रिया। उसने नाम को इस तरह दोहराया मानो उसे पसंद ना आया हो। ठीक है, बस अपना काम करो और मुझे कोई परेशानी मत दो। और वह चला गया। यह सीधा अपमान नहीं था, पर प्रिया को अपमान महसूस हुआ।
क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें आपको नीचा दिखाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। फिर भी प्रिया ने बर्दाश्त किया। उसने लंबे दिनों को बर्दाश्त किया, उसने मांगों को बर्दाश्त किया, उसने ठंडक को बर्दाश्त किया, जब तक कि पार्क वाली अम्मा जी दिखाई नहीं दी। आरे कॉलोनी पार्क घर से 15 मिनट की पैदल दूरी पर था और प्रिया वहां से गुजरती थी जब वह स्थानीय बाजार से रोटी या फल खरीदने जाती थी। उसने उन्हें पहली बार सोमवार को देखा। बूढ़ी औरत एक बेंच पर बैठी थी, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और ठंड के लिए बहुत पतला स्वेटर पहना हुआ था। उसके सफेद बाल बिखरे हुए थे और होंठ सूखे। उसके बगल में एक प्लास्टिक की छोटी थैली, जिसमें 2 चीजें थीं, एक सूखा रोटी का टुकड़ा और एक रुमाल। प्रिया उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाई, जिज्ञासा से नहीं, बल्कि हकीकत के एक ऐसे झटके से जो सांस रोक दे। क्योंकि बूढ़ी औरत ने उसे अपनी दादी की याद दिलाई, वही नजर, वही थकी हुई गरिमा, लोगों से घिरी होने पर भी अकेले रहने का वही तरीका। प्रिया चलती रही, पर 3 कदम बाद वह रुक गई। वह मुड़ी और पास गई। माफ करना अम्मा जी, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ी औरत ने अविश्वास के साथ ऊपर देखा, मानो दुनिया ने उसे सिखाया हो कि हर दयालु सवाल एक जाल होता है। मैं जिंदा हूं, उसने रूखेपन से जवाब दिया। बस यही काफी है। प्रिया को दिल में एक चुभन महसूस हुई। उसने जोर नहीं दिया। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं अक्सर यहां से गुजरती हूं। बूढ़ी औरत ने बिना खुशी वाली हंसी छोड़ी। लोग आते जाते रहते हैं, उसने कहा। हाँ, वे ऐसा करते हैं। और वह फिर से सामने देखने लगी। प्रिया चली गई, पर उस दिन वह उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई। उस रात आरव के लिए लंच बॉक्स तैयार करते हुए वह पानी को उबलते हुए देखती रही और सोची, कोई अपनी पूरी जिंदगी एक बेंच पर कैसे याद कर सकता है। अगले दिन उसने अतिरिक्त कॉफी बनाई, उसे ढक्कन वाले कप में डाला और अपनी थैली में रख लिया। उसे नहीं पता था क्यों, बस यह पता था कि उसे ऐसा करना है। उस दिन से कॉफी देना एक रोजमर्रा का नियम बन गया। यह कोई महंगी कॉफी नहीं थी, न ही कोई बड़ा इशारा था। यह सिर्फ 2 चम्मच चीनी वाली गर्म कॉफी थी, जिसे प्रिया काम के डाइनिंग रूम से बचाकर रखती थी। जब वह उसे देती थी तो बूढ़ी औरत शुरुआत में कुछ नहीं कहती थी, बस उसे कांपते हाथों से लेती और धीरे धीरे पीती, मानो उस गरमाई से उसकी आत्मा को शांति मिल रही हो। प्रिया उसके बगल में कुछ मिनट बैठती थी। कभी कभी वे बात करते थे, कभी कभी वे बस चुप रहते थे। और उस सन्नाटे में प्रिया ने समझा कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो समाधान नहीं, बल्कि साथ मांगते हैं। बूढ़ी औरत का नाम श्रीमती शांता देवी था। उसने शुरुआत में अपना सरनेम नहीं बताया, जैसे कि सरनेम एक ऐसा दरवाजा था जिसे वह दोबारा खोलना नहीं चाहती थी। पर कुछ दिनों में वह थोड़ी सहज हो गई। तुम्हारे बच्चे हैं? उसने एक गुरुवार को पूछा। हाँ, एक। उसका नाम आरव है। वह मेरी जिंदगी है। श्रीमती शांता देवी ने नजरें झुकाईं। मेरा भी एक बेटा था, उसने कहा, और मैंने उसे खो दिया। प्रिया ने नहीं पूछा कैसे, क्योंकि कुछ बातें कांच की तरह होती हैं। उसने बस धीरे से उसका हाथ दबाया। मुझे अफसोस है श्रीमती शांता देवी। बूढ़ी औरत ने निगला। मुझे ऐसे मत कहो बेटी, उसने फुसफुसाया, क्योंकि अगर तुम मुझे ऐसे कहोगी तो मुझे रोने का मन करेगा। और प्रिया के गले में एक गांठ सी पड़ गई। उस दिन से प्रिया सिर्फ कॉफी ही नहीं, कभी कभी एक मीठा बन या एक पुराना स्वेटर या एक फल भी लाती थी। कुछ भी ऐसा नहीं जिससे उसके बेटे को कमी होती, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे उसे जरूरी चीजों से वंचित किया जाता, पर इतना जरूर जिससे श्रीमती शांता देवी को अदृश्य महसूस न हो। और किसी बिंदु पर प्रिया को कुछ अजीब लगने लगा। जब भी वह अपने बेटे का जिक्र करती, श्रीमती शांता देवी तनाव में आ जाती, जैसे वह शब्द उनके एक घाव को फिर से खोल देता हो जो अभी भी रिस रहा था। और जब भी प्रिया अपने काम की बात करती, बांद्रा में एक बड़े घर की, श्रीमती शांता देवी चुप हो जाती, जमीन की ओर एक अजीब हाव भाव के साथ देखती रहती, मानो वह मन ही मन हिसाब लगा रही हो, जैसे वह जानकारी उसे व्यक्तिगत तौर पर दर्द देती हो। प्रिया ने यह देखा, पर समझ नहीं पाई जब तक कि राजेश मल्होत्रा ने उसका पीछा नहीं किया। राजेश कई हफ्तों से विवरणों पर ध्यान दे रहा था। फ्रिज से खाना थोड़ी तेजी से गायब हो रहा था। कॉफी सामान्य से पहले खत्म हो जाती थी, और प्रिया कुछ सुबह जब उसे कुछ लाने के लिए भेजा जाता था तो लौटने में थोड़ा ज्यादा समय लगाती थी। यह ज्यादा नहीं था, पर राजेश उस तरह का आदमी था जो हवा में कमी भी महसूस कर लेता था। एक रात उसने लक्ष्मी ताई को बुलाया। यह नई लड़की बाहर जाती है तो क्या करती है? लक्ष्मी ताई तनाव में आ गई। आप क्या कहना चाहते हैं मालिक? नादान मत बनो। यह किसी से मिलने जाती है, यहां लोगों को लाती है, चोरी करती है। लक्ष्मी ताई की आंखें खुल गईं। नहीं मालिक, प्रिया तो मेहनती है। राजेश पास गया, गंभीर। तो बताओ,
यह घर की चीजें क्यों खर्च कर रही है? लक्ष्मी ताई हिचकिचाई। मैंने उसे चोरी करते नहीं देखा। राजेश ने अपनी जबड़ा कस लिया। कल मैं उसका पीछा करूंगा। लक्ष्मी ताई बात करना चाहती थी पर चुप हो गई, क्योंकि उस घर में जब राजेश कोई फैसला लेता था तो कोई उसे बदल नहीं सकता था। और इस तरह अगले दिन राजेश मल्होत्रा आर्य कॉलोनी पार्क में पहुंचा। कुछ मीटर दूर खड़ा होकर अपनी नौकरानी को एक बूढ़ी औरत को कॉफी देते हुए देखा, मानो वह अपना दिल सौंप रही हो। उसके मन में राजेश ने पहले से ही एक कहानी गढ़ ली थी। प्रिया मुझे धोखा दे रही है, यह चीजें बाहर ले जा रही हैं, यह किसी चीज में फंसी हुई है। पर उसने जो देखा वह उसके पूर्वाग्रह से मेल नहीं खाया, क्योंकि उसने न कोई चाल देखी न कोई दुर्भावना। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे समझ नहीं आया, करुणा। और फिर भी उसके अहंकार ने उसे कोमलता महसूस करने की अनुमति नहीं दी। उसे गुस्सा आया। क्या कर रही हो? वह अचानक प्रकट होकर गुर्राया। प्रिया के हाथ से कॉफी का कप लगभग गिर ही गया। मालिक मल्होत्रा, मैं श्रीमती शांता देवी ने ऊपर देखा और पहली बार उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, चेहरा पीला पड़ गया और कप उसके हाथों में कांपने लगा, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। राजेश ने बूढ़ी औरत को देखा और अपनी भौहें सिकोड़ी। यह कौन है? प्रिया ने घबराहट में निकला। ये श्रीमती शांता देवी हैं। मैं इन्हें कॉफी देती हूं। क्योंकि राजेश ने उसे बीच में ही काट दिया। मेरे घर की चीजों से? प्रिया लाल हो गई। यह चोरी नहीं है मालिक, मैं अपनी कमाई से इसका भुगतान करती हूं। मैं सिर्फ गर्म पानी का इस्तेमाल करती हूं। राजेश की आवाज सख्त निकली। तुम यह तय नहीं कर सकती कि मेरे समय से किसकी मदद करनी है। मैं तुम्हें काम करने के लिए पैसे देता हूं, उद्धारकर्ता बनने के लिए नहीं। प्रिया ने आंसू रोकते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं खेल नहीं रही हूं मालिक, वह अकेली है। राजेश ने एक छोटी ठंडी हंसी छोड़ी। तो मुझे क्या, अब पूरे शहर की जिम्मेदारी मेरी है क्या? प्रिया ने पहली बार हिम्मत से उसकी आंखों में देखा। नहीं, पर यह सबकी जिम्मेदारी है कि हम आंखें बंद न करें। सन्नाटा गहरा गया। राजेश एक कदम श्रीमती शांता देवी की ओर बढ़ा। और आपने इसे क्या कहा ताकि यह आपको चीजें लाए? श्रीमती शांता देवी कांप रही थीं, पर राजेश के डर से नहीं, बल्कि किसी गहरी पुरानी चीज से, किसी ऐसी चीज से जो उन्हें अंदर ही अंदर घोंट रही थी। टूटी हुई आवाज में श्रीमती शांता देवी ने एक ऐसा वाक्य कहा जिसने पार्क का माहौल बदल दिया। मैंने इससे कुछ नहीं मांगा, उसने फुसफुसाया। यह मुझे कॉफी देती है क्योंकि यह मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की याद दिलाती है जिसे मैंने खो दिया था। राजेश स्थिर खड़ा रहा। किसे? श्रीमती शांता देवी ने धीरे से ऊपर देखा और उसे इतनी तीव्रता से देखा जिसने उसे निहत्था कर दिया। मेरे बेटे को। प्रिया की आंखें खुली रह गईं। राजेश ने निगला। उसका बेटा। श्रीमती शांता देवी ने कप को अपने सीने से दबाया और आंसुओं के साथ, जो अंततः गिरने की हिम्मत कर रहे थे, कहा, हाँ, और तुम भी मुझे उसकी याद दिलाते हो। राजेश एक कदम पीछे हट गया, मानो उसे कोई झटका लगा हो। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? श्रीमती शांता देवी ने कठिनाई से सांस ली, क्योंकि उनकी आवाज टूट गई थी। क्योंकि मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। और उस सेकंड प्रिया को समझ आया कि जो कुछ हो रहा था वह एक कॉफी से कहीं ज्यादा बड़ा था। और राजेश को बहुत समय बाद पहली बार डर महसूस हुआ, क्योंकि अगर वह बूढ़ी औरत सच कह रही थी तो उसके अतीत का कुछ ऐसा था जो फटने वाला था। और वह ही एकमात्र चीज थी जिसे राजेश मल्होत्रा पैसे से नियंत्रित नहीं कर सकता था। आर्य कॉलोनी पार्क का सन्नाटा घना हो गया। पार्क की आवाजें, खेलते बच्चे, गुब्बारे वाला, दूर से आती एक पुरानी संगीत वाद्य यंत्र की धुन मानो उस बेंच के चारों ओर बुझ गई हो। राजेश मल्होत्रा एक ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से हैरान हो जाए। उसने वित्तीय संकटों, मुकदमों, व्यापारिक धोखों का सामना किया था। पर वह वाक्य, मैंने तुम्हें बड़ा होते देखा है, उसके सीने पर पत्थर की तरह गिरा। मैं नहीं जानता आप कौन हैं, उसने दृढ़ आवाज में कहा, हालांकि अंदर से कुछ कांप रहा था। और मुझे कोई मेरे साथ खेल करे, यह पसंद नहीं है। श्रीमती शांता देवी ने नजरें नहीं हटाईं। मैं खेल नहीं रही हूं राजेश। प्रिया धड़कते दिल से यह दृश्य देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि वह कुछ ऐसा देख रही है जो उसे नहीं देखना चाहिए था, पर वह जा भी नहीं सकती थी। उस हवा में बहुत सारी भावनाएं भरी हुई थीं। राजेश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मेरी मां कई साल पहले मर चुकी हैं। श्रीमती शांता देवी ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। एक आंसू उसकी समय से चिन्हित गाल पर लुढ़क गया। हाँ, तुम्हारे लिए वह मर चुकी थी। उस वाक्य ने उसे हिला दिया। इसका क्या मतलब है? श्रीमती शांता देवी ने गहरी सांस ली।
इसका मतलब है कि तुम्हें बताया गया कि वह मर गई क्योंकि सच समझाना ज्यादा आसान था। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। राजेश एक कदम पीछे हट गया। आप भ्रमित हैं? नहीं। श्रीमती शांता देवी की आवाज धीमी पर दृढ़ थी। भ्रमित? मैं तुम्हें वापस आने का इंतजार करते हुए कई साल रही। राजेश का अंदरूनी संसार चरमराने लगा। उसकी मां के बारे में हमेशा बताया गया था कि वह 5 साल की उम्र में मर गई थी, कि यह एक अचानक बीमारी थी, कि उसके पिता ने हर संभव कोशिश की थी। कभी कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, कभी ज्यादा तस्वीरें नहीं थीं, कभी कोई विवरण नहीं था, सिर्फ सन्नाटा था। और अब वह महिला एक बेंच पर कह रही थी, नहीं, यह संभव नहीं है। राजेश ने सिर हिलाया। मेरे पिता ऐसी बात पर कभी झूठ नहीं बोलेंगे। श्रीमती शांता देवी ने एक कड़वी हंसी छोड़ी। तुम्हारे पिता को यह कभी बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं जाना चाहती थी। प्रिया की आंखें खुल गईं। जाना चाहती थी? हाँ। श्रीमती शांता देवी ने अपने कांपते हाथों को देखा। वह चाहते थे कि मैं एक आदर्श पत्नी बनूं, चुपचाप रहने वाली, आज्ञाकारी, पर मेरे सपने थे, मेरी आवाज थी। राजेश को लगा कि उसके इतालवी जूतों के नीचे की जमीन अब मजबूत नहीं थी। मेरे पिता एक सम्मानित व्यक्ति थे, एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, उसने सुधारा, और वे सन्नाटे खरीद लेते थे। राजेश का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या आप यह सब गढ़ रही हैं, श्रीमती शांता देवी? उसने उसे दर्द और कोमलता के मिश्रण से देखा। जब तुम गुस्सा होते हो तो तुम्हारी आंखों में वही भाव आता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तब आता था जब तुम बच्चे थे और सोना नहीं चाहते थे। प्रिया को लगा कि उसकी सांस अटक रही है। राजेश ने तेजी से सांस लेना शुरू किया। बस करो। पर श्रीमती शांता देवी ने जारी रखा, क्योंकि वह जानती थी कि शायद यह एकमात्र अवसर था जो उन्हें मिलेगा। एक रात तुम्हें मेरे पास से ले जाया गया। उन्होंने कहा कि यह तुम्हारे भले के लिए था, कि मैं स्थिर नहीं थी, कि तुम्हें अनुशासन की जरूरत थी। राजेश को लगा कि उसके अंदर कुछ सुनना चाहता था और कुछ भागना चाहता था। यह झूठ है। मुझे कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। श्रीमती शांता देवी की आवाज टूट गई। मैंने यह सोचकर हस्ताक्षर किए कि यह अस्थायी था। प्रिया ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। पार्क अब मौजूद नहीं था, बस वह कहानी उनके बीच सांस ले रही थी। राजेश को टुकड़े याद आए। एक छोटा सा सूटकेस, एक जल्दबाजी वाला आलिंगन, उसके पिता की आवाज कहती हुई, तुम्हारी मां बीमार है, वह तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती। राजेश की आवाज धीमी हो गई। मुझे याद है कि वह रो रही थी। श्रीमती शांता देवी ने आंखें बंद कर लीं। मैंने तुम्हें कभी ढूंढना नहीं छोड़ा। राजेश के शरीर में एक कंपन दौड़ गया। और तुम यहां क्यों हो? इस पार्क में क्यों? क्योंकि मुझे पता चला कि तुम पास रहते हो। उसने सीधे उसे देखा। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, भले ही दूर से ही सही। प्रिया को सीने में एक गांठ महसूस हुई। और कॉफी? उसने धीमी आवाज में पूछा। श्रीमती शांता देवी हल्की सी मुस्कुराईं। यह कॉफी कई सालों में मिला पहला प्यार भरा इशारा था। राजेश ने उसे गुस्सा और भ्रम के मिश्रण से देखा। और तुम मेरे घर क्यों नहीं आई? दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? श्रीमती शांता देवी ने नजरें झुकाईं। क्योंकि मुझे डर था कि तुम भी मेरी तरह अपने पिता की तरह दिल बंद कर लोगे। वह वार सीधा था। राजेश हमेशा ठंडा, दूर रहने वाला, नियंत्रक रहा था। और अब वह महिला इशारा कर रही थी कि वह वही बन गया था जिसकी वह आलोचना करता था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है? उसने नियंत्रण वापस पाने की कोशिश करते हुए कहा। श्रीमती शांता देवी ने अपनी पुरानी थैली में हाथ डाला और सालों से मुड़ा हुआ एक छोटा पुराना लिफाफा निकाला। मैंने इसे रखा था। राजेश ने उसे कड़े हाथों से लिया। यह एक तस्वीर थी। वह छोटा सा झूले पर बैठा था और पीछे एक जवान मुस्कुराती हुई औरत। राजेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। यह तस्वीर उसके घर के किसी भी एल्बम में नहीं थी। तुमने इसे कहां से निकाला? मेरे बटुए से। मैंने इसे इन सभी सालों तक अपने साथ रखा है। प्रिया ने देखा कि करोड़पति का चेहरा बदलने लगा था। अब वह अहंकार नहीं था, संदेह था। राजेश ने तस्वीर पर उंगली फेरी। यह कुछ भी साबित नहीं करता। तुम्हारे बाएं घुटने पर एक निशान है। श्रीमती शांता देवी ने अचानक कहा। वह तुम्हें उसी झूले से गिरकर लगा था। मैं तुम्हें रोते हुए रसोई तक ले गई थी और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राजेश को पेट में एक झटका महसूस हुआ। वह निशान वहीं था और उसके करीबी परिवार के बाहर कोई नहीं जानता था। प्रिया ने देखा कि सूट बूट में सजे आदमी का संयम टूटने लगा था। अगर यह सच है, उसने फुसफुसाया, तो मेरी पूरी जिंदगी। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, क्योंकि इसका मतलब था यह स्वीकार करना कि उसके पिता ने उसे उसकी मां से अलग कर दिया था, कि उसकी कहानी अधूरी थी,
कि उसकी पहचान एक झूठ पर बनी थी और यह बहुत ज्यादा था। राजेश ने आधा मुड़ा। मुझे सोचना होगा राजेश, श्रीमती शांता देवी ने नाजुक आवाज में कहा। मैं तुम्हें बर्बाद करने नहीं आई, मैं बस यह जानना चाहती थी कि तुम खुश हो या नहीं। वह सवाल सबसे क्रूर था। क्या वह खुश था? उसके पास पैसा था, प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, पर खुशी? प्रिया को खाली थाली वाली मेज, रात की सैर, उस विशाल घर का सन्नाटा याद आया। राजेश ने जवाब नहीं दिया, बस कुछ कदम चला, पर कुछ ने उसे रोक लिया। वह फिर से पलटा। अगर यह सच है तो आपने मुझे कानूनी तौर पर कभी क्यों नहीं ढूंढा? श्रीमती शांता देवी ने कठिनाई से सांस ली। क्योंकि मेरे पास साधन नहीं थे, क्योंकि उन कागजों पर दस्तखत करने के बाद मैं अकेली रह गई थी, क्योंकि कोई भी तुम्हारे पिता का सामना नहीं करना चाहता था। राजेश को उसके पिता का नाम उसे पहले से कहीं ज्यादा भारी लगने लगा था। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी। मालिक मल्होत्रा। मैं नहीं जानती थी। मैं जानता हूं, उसने बिना उसे देखे कहा। पार्क उन्हें देख रहा था। गुब्बारे वाला उस बेंच पर हो रहे भावनात्मक भूचाल से अनजान पास से गुजरा। और अब तुम क्या चाहती हो? राजेश ने अंततः पूछा। श्रीमती शांता देवी ने सच्चे आंसुओं से उसे देखा। कुछ नहीं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं चाहती, मैं तुम्हारा सरनेम नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी कि मैंने तुम्हें कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। राजेश का दिल उस जगह से टूट गया जो सालों से अभेद्य थी, क्योंकि कोई उसे ऐसा नहीं कहता था, कोई उसे ऐसे नहीं देखता था। और अचानक उसे कुछ विनाशकारी समझ आया। उसने सालों तक साम्राज्य बनाए थे, पर उसने कभी घर नहीं बनाया था। प्रिया को लगा कि वह एक ऐसा पल देख रही है जो सब कुछ बदल देगा। राजेश ने गहरी सांस ली। मुझे सबूत चाहिए, दस्तावेज चाहिए, कुछ ऐसा जो इसकी पुष्टि करे। श्रीमती शांता देवी ने सिर हिलाया। मेरे पास हैं, यहां नहीं, पर मेरे पास हैं। करोड़पति ने तस्वीर को अपने कोट की अंदरूनी जेब में रखा। मैं जांच करूंगा। उसकी आवाज अब सख्त नहीं थी, बल्कि कमजोर थी। प्रिया को थोड़ी राहत महसूस हुई, पर तभी श्रीमती शांता देवी ने कुछ ऐसा जोड़ा जिसने उसे अचल कर दिया। तुम्हारे पिता ने सिर्फ तुम्हें मुझसे अलग नहीं किया, बल्कि कुछ और भी छिपाया। राजेश ने तनाव से उसे देखा। क्या बात? श्रीमती शांता देवी एक सेकंड के लिए हिचकिचाई कि तुम उसके इकलौते बेटे नहीं थे। दुनिया फिर से टूट गई। प्रिया को लगा कि हवा गायब हो गई। आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूं, श्रीमती शांता देवी ने फुसफुसाया, कि जाने से पहले मैं गर्भवती थी। सन्नाटा बिल्कुल गहरा गया। राजेश को लगा कि उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। यह असंभव है, यह नहीं है। प्रिया ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। तुम्हारे एक और बच्चा था। श्रीमती शांता देवी ने नजरें झुकाईं। हाँ। राजेश एक कदम पीछे हट गया। वह कहाँ है? आंसू अंततः अनियंत्रित रूप से गिरने लगे। मैंने उसे भी खो दिया। उसकी आवाज में दर्द इतना गहरा था कि कोई उसकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सका। तुम्हारे पिता ने यह सुनिश्चित किया कि मैं उसे फिर कभी न देखूं। राजेश की दुनिया का अब कोई आकार नहीं रहा था। उसने न सिर्फ एक मां खोई थी, बल्कि एक ऐसा भाई या बहन भी खो दिया था जिसे वह कभी नहीं जानता था। क्या वह जिंदा है? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। श्रीमती शांता देवी ने धीरे से मना किया। मैं नहीं जानती। प्रिया को लगा कि यह कहानी अभी खुलना शुरू ही हुई है। राजेश ने सामने वाली महिला को देखा। वह उसे अब एक अजनबी के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि एक संभावना के रूप में, अतीत के एक दर्पण के रूप में देख रहा था। और बहुत सालों में पहली बार उसे रोने का मन किया, पर अभिमान अभी भी उसके अंदर लड़ रहा था। अगर यह सच है, उसने अंततः कहा, तो मेरे पिता ने मुझसे सिर्फ एक मां ही नहीं, बल्कि और भी बहुत कुछ छीन लिया। श्रीमती शांता देवी ने सिर हिलाया। उन्होंने तुमसे सच छीन लिया। सूरज धीरे धीरे ढलना शुरू हो गया था। पार्क को सुनहरे रंगों में रंग रहा था। प्रिया को समझ आया कि उसके कॉफी के छोटे से इशारे ने एक विशाल दरवाजा खोल दिया था। दशकों से दबी एक सच्चाई सांस लेना शुरू कर रही थी। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि अभी भी यह पता लगाना बाकी था कि उसका रीति फरमानी पाती था। दूसरे बच्चे का क्या हुआ था? क्योंकि अगर वह जिंदा था तो इसका मतलब था कि मल्होत्रा परिवार वैसा नहीं था जैसा राजेश हमेशा मानता था। और अगर वह नहीं था तो किसी को इसका जवाब देना होगा। राजेश ने प्रिया की ओर देखा। कल तुम काम नहीं करोगी? उसकी आंखें खुली रह गईं। मालिक, 8 बजे मेरे घर आओ, मुझे कुछ सुनाना है। प्रिया को एक साथ डर और जिज्ञासा महसूस हुई। हाँ मालिक। राजेश ने फिर से श्रीमती शांता देवी को देखा। मैं कोई वादा नहीं करता, पर मैं सच का पता लगाऊंगा। और उसी पल कुछ बदल गया। यह अभी सुलह नहीं थी, यह माफी नहीं थी, यह एक खोज की शुरुआत थी। और जब एक आदमी जिसने हमेशा सब कुछ नियंत्रित किया, सच खोजने का फैसला करता है, तो अतीत कांपने लगता है।
उस रात राजेश मल्होत्रा सो नहीं पाया। तस्वीर अभी भी उसकी मेज पर थी, इतालवी क्रिस्टल लैंप से हल्की रोशनी में, जो उसे हमेशा सुरुचिपूर्ण लगती थी, पर अब लंबी परेशान करने वाली परछाइयां फेंक रही थी। तस्वीर वास्तविक थी, बहुत ज्यादा वास्तविक। वह झूला याद कर सकता था, अपनी मां की हल्की पोशाक याद कर सकता था, उसकी खुशबू याद कर सकता था। जो उसे याद नहीं था वह पल था जब वह मर गई और यह उसे अंदर से तबाह कर रहा था। बांद्रा में हवेली के मुख्य कमरे में सन्नाटा असहनीय था। घड़ी में सुबह के 3 बजे थे। जब राजेश उठा, उसने एक जैकेट पहनी और उस निजी दफ्तर में गया जहां वह पारिवारिक दस्तावेज रखता था। अगर श्रीमती शांता देवी सच कह रही थीं, तो निशान होने चाहिए थे। उसने अपने पिता के पुराने धातु के फाइल कैबिनेट को खोला। फाइलें, दस्तावेज, वसीयत, प्रमाण पत्र, सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित था, बहुत ज्यादा व्यवस्थित। राजेश ने अपने बचपन से संबंधित दस्तावेजों की जांच करना शुरू किया। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड, मेडिकल बीमा। उसने अपनी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र ढूंढा, वह नहीं था। उसके सीने में एक धड़कन महसूस हुई। उसने और चिंता से फिर से ढूंढा, कुछ नहीं। यह कैसे संभव था? उसने हमेशा सोचा था कि उसने उसे देखा था, हमेशा मान लिया था कि वह मौजूद था, पर अब उसे उसकी मौत का कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिल रहा था। पसीना उसके हाथों को नम कर गया। उसने फोन उठाया, एडवोकेट शर्मा का नंबर डायल किया, जो 30 सालों से परिवार के वकील थे। राजेश, एडवोकेट शर्मा ने ऊंघती आवाज में जवाब दिया। कुछ हुआ है क्या? मुझे मेरी मां का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। वह पारिवारिक अभिलेखागार में है राजेश। नहीं है। एडवोकेट शर्मा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता ने कई दस्तावेज व्यक्तिगत रूप से संभाले थे। शायद। राजेश ने दृढ़ता से एडवोकेट शर्मा को रोका। क्या मेरी मां वास्तव में तभी मरी थी जब उन्होंने कहा था कि वह मरी थी? इस बार सन्नाटा और भी लंबा था, बहुत लंबा। राजेश, वे पुरानी बातें हैं। राजेश का दिल एक पल के लिए रुक गया। जवाब दो। एडवोकेट शर्मा ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पिता ने कहा था कि इस मामले को न उठाया जाए। वह वाक्य बिना कहे ही एक पुष्टि जैसा था। कौन सा मामला? मैं फोन पर बात नहीं कर सकता। राजेश ने आंखें बंद कर लीं। संदेह अब संभावना नहीं, हकीकत था। कल सुबह सबसे पहले आना, मैं वहीं मिलूंगा। राजेश ने फोन काट दिया। वह चमड़े की कुर्सी पर गिर पड़ा। सालों तक उसने अपने पिता की यादों का बचाव किया था। उसने उनकी प्रशंसा की, उनका अनुकरण किया, और अब उसे पता चला कि शायद वह आदमी जिसने उसे मजबूत होना सिखाया था, उसकी सबसे बड़ी रिक्तता के लिए जिम्मेदार था। ठीक 8 बजे प्रिया ने हवेली की घंटी बजाई। उसने वर्दी नहीं पहनी थी, सिर्फ एक साधारण बेज रंग की पोशाक और चेहरे पर स्पष्ट घबराहट थी। लक्ष्मीताई ने दरवाजा खोला। अंदर आओ बेटी, मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रिया एक अजीब सी बेचैनी के साथ लंबे गलियारे में चली। राजेश खिड़की के सामने खड़ा था, शहर को देख रहा था। जब वह अंदर आई तो वह तुरंत नहीं पलटा। क्या तुम्हें उस औरत पर भरोसा है? उसने बिना भूमिका के पूछा। प्रिया ने निगला। हाँ मालिक। राजेश अंततः पलटा। उसकी आंखें लाल थीं, गुस्से से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज से। कल रात मैंने दस्तावेज देखे, मेरी मां का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है। प्रिया की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। तो किसी ने झूठ बोला। घंटी फिर बजी। एडवोकेट शर्मा कुछ मिनटों बाद एक काले ब्रीफकेस के साथ अंदर आए। वह एक बूढ़े, सुरुचिपूर्ण व्यक्ति थे, जिनकी आंखों में सालों के रहस्य भरे हुए थे। राजेश ने गंभीरता से अभिवादन किया। बैठिए, राजेश ने आदेश दिया। प्रिया चुपचाप, लगभग अदृश्य रही, पर उसने उसे जाने के लिए नहीं कहा। यह पहले से ही एक बदलाव था। एडवोकेट शर्मा ने ब्रीफकेस खोला, एक पुरानी फाइल निकाली जो समय के साथ पीली पड़ गई थी। तुम्हारी मां शांता देवी 1994 में नहीं मरी थीं, उसने अंततः कहा। प्रिया को लगा कि हवा जम गई है। राजेश ने दांत पीसे। तो क्या हुआ? एडवोकेट शर्मा हिचकिचाए। तुम्हारे पिता ने कानूनी अलगाव का अनुरोध किया था। उन्होंने भावनात्मक अस्थिरता का आरोप लगाया। यह सच है, कोई मेडिकल सबूत नहीं थे। यह एक रणनीतिक फैसला था। राजेश का दिल गुस्से से धड़क रहा था और उन्होंने एकल हिरासत का अनुरोध किया। राजेश को लगा कि दुनिया घूम रही है और तथाकथित मौत। एडवोकेट शर्मा ने नजरें झुकाईं। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया कि वह मर चुकी थी। उन्हें लगा कि संघर्ष समझाने से ज्यादा आसान यही था। प्रिया ने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। राजेश अचानक खड़ा हो गया। उन्होंने मुझे पूरी जिंदगी झूठ बोला। उसकी आवाज दफ्तर में गूंज उठी। राजेश, एडवोकेट शर्मा ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम्हारे पिता परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहते थे। रक्षा? उसने गुस्से से शब्द थूका।
उन्होंने मुझसे मेरी मां छीन ली। सन्नाटा गहरा गया। प्रिया नम आंखों से देख रही थी। वह ठंडा और हिसाब लगाने वाला आदमी उसके सामने टूट रहा था। कुछ और भी है, एडवोकेट शर्मा ने कठिनाई से जोड़ा। राजेश ने उसे दबे हुए गुस्से से देखा। बोलो, तुम्हारी मां ने अलगाव के बाद एक शिकायत दर्ज की थी। प्रिया की आंखें खुली रह गईं। एक शिकायत? हाँ, एडवोकेट शर्मा ने जारी रखा। उसने दावा किया कि वह गर्भवती थी। राजेश का दिल लगभग रुक गया और तुम्हारे पिता ने उस बयान को चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वह उनका बेटा नहीं था। राजेश को मतली महसूस हुई। यह सच है, कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ था। तुम्हारी मां की कानूनी संसाधनों की कमी के कारण मामला बंद कर दिया गया था। सन्नाटा विनाशकारी था। प्रिया को लगा कि श्रीमती शांता देवी की कहानी अब जुड़ने लगी है। वह बच्चा पैदा हुआ था? राजेश ने लगभग अनसुनी आवाज में पूछा। एडवोकेट शर्मा ने गहरी सांस ली। हाँ, दुनिया रुक गई। वह कहाँ है? राजेश ने फुसफुसाया। एडवोकेट शर्मा ने निगला। हमारे अभिलेखागार में कोई बात का रिकॉर्ड नहीं। हैंड। राजेश को लगा कि उसकी सांस अटक रही है। कैसे कोई रिकॉर्ड नहीं है? मुकदमे के बाद तुम्हारे पिता ने अदालत के बाहर एक समझौता किया था। प्रिया को लगा कि उसका खून खौल रहा है। एक समझौता? हाँ, इस शर्त पर कि शांता देवी किसी भी दावे को छोड़ दें। राजेश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसके पिता की छवि, जो सार्वजनिक रूप से हमेशा इतनी सीधी और सम्मानजनक थी, ढहने लगी थी। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? उसने टूटी हुई आवाज में कहा। इसका मतलब है कि मेरा कहीं कोई भाई या बहन है। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी और कहा, और वह झूठ नहीं बोल रही थी। राजेश ने पहली बार प्रिया की आंखों में कुछ अलग देखा। वह श्रेष्ठता नहीं थी, बल्कि कमजोरी थी। मुझे उसे ढूंढना है। एडवोकेट शर्मा ने सिर हिलाया। लगभग 30 साल हो गए हैं, मुझे परवाह नहीं। राजेश ने फिर से तस्वीर उठाई। मैं पैसे को, सच को फिर से दफन नहीं करने दूंगा। प्रिया को महसूस हुआ कि उसमें कुछ गहरा बदलाव आ रहा। अब वह आदमी नहीं था जिसने पार्क में उसके इशारे की आलोचना की थी। वह एक बेटा था, एक घायल बेटा। मालिक मल्होत्रा, उसने धीरे से कहा। शायद श्रीमती शांता देवी को कुछ और पता हो। राजेश ने सिर हिलाया। हम आज ही उनसे मिलने चलते हैं। कुछ घंटों बाद तीनों आर्य कॉलोनी पार्क लौटे। श्रीमती शांता देवी उसी बेंच पर बैठी थीं। जब उन्होंने राजेश को दृढ़ कदमों से पास आते देखा तो उनके चेहरे पर डर और उम्मीद के भाव थे। हमें बात करनी है, उसने बिना किसी लाग लपेट के कहा। श्रीमती शांता देवी ने सिर हिलाया। तीनों बैठ गए। राजेश ने गहरी सांस ली। यह सच है, मेरे पिता ने झूठ बोला। तुम मरी नहीं थी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू भर आए। मैं जानती थी। और बच्चा? उसने जारी रखा। क्या हुआ? श्रीमती शांता देवी का चेहरा दर्द से भर गया। वह कल्याण के एक सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ था। प्रिया को एक सिहरन महसूस हुई और फिर मुझे बताया गया कि जटिलताएं थीं, कि उसे विशेष देखभाल की जरूरत थी, कि उसे स्थानांतरित किया जाएगा। राजेश को लगा कि उसका दिल टूट रहा है। तुमने उसे सिर्फ एक बार देखा? बूढ़ी औरत की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उन्होंने उसे मुझसे छीन लिया। उन्होंने कहा कि यह उसके भले के लिए था। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। क्या आपको कोई दस्तावेज दिया गया? श्रीमती शांता देवी ने धीरे से मना किया। सिर्फ एक पत्र जिसमें लिखा था कि बच्चे को गोद लिया गया था। राजेश को सीने में एक धड़कन महसूस हुई। गोद लिया गया? हाँ। सन्नाटा बिल्कुल गहरा गया। तुम्हारे पास वह पत्र है? श्रीमती शांता देवी ने सिर हिलाया। मैंने उसे इन सभी सालों तक रखा है। राजेश ने क्षितिज की ओर देखा। वह दुनिया जिसे वह जानता था सावधानी से बनाए गए झूठ से बनी थी। मैं उसे ढूंढूंगा। प्रिया ने उसे देखा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। यह पहले वाला अहंकार नहीं था, यह जरूरत थी। श्रीमती शांता देवी कांप गईं। राजेश, मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहती। उसने नम आंखों से उसे देखा। दर्द तो पहले से ही है। मैं जो चाहता हूं वह सच है। पार्क में तेज हवा चली। प्रिया को लगा कि कहानी और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अगर उस बच्चे को गोद लिया गया था तो कोई ऐसा था जो यह जाने बिना बड़ा हुआ था कि वह वास्तव में कौन था। और अगर राजेश उसे ढूंढ लेता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। आर्य कॉलोनी पार्क की हवा अब वैसी नहीं थी। राजेश की आंखों में कुछ ऐसा था जो प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। वह अहंकार नहीं था, वह नियंत्रण नहीं था, वह एक तात्कालिकता थी, एक शांत तात्कालिकता जो अहंकार से नहीं बल्कि खालीपन से पैदा हुई थी। श्रीमती शांता देवी बेंच पर बैठी अपनी पुरानी थैली को इस तरह पकड़े हुए थीं मानो उसके अंदर उनके अतीत का आखिरी टुकड़ा हो। पत्र मेरे कमरे में है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने उसे कभी फेंकने की हिम्मत नहीं की। राजेश ने सिर हिलाया। अब चलते हैं।
प्रिया एक पल के लिए हिचकिचाई। उसने करोड़पति को इतनी तेजी से चलते हुए कभी नहीं देखा था, इस बात की परवाह किए बिना कि कौन उसे देख रहा था। उसकी सामान्य कठोर मुद्रा नहीं थी। वह ऐसा आदमी नहीं लग रहा था जो करोड़ों की बैठकों में आदेश देता हो। वह एक ऐसा बेटा लग रहा था जिसे बहुत देर होने का डर था। श्रीमती शांता देवी कल्याण के एक साधारण गेस्ट हाउस में रहती थीं। पार्क से 20 मिनट की दूरी पर एक पुरानी इमारत, जिसकी दीवारें उखड़ रही थीं और जिसमें नमी की गंध थी। राजेश जंगी हुई धातु के दरवाजे के सामने रुक गया। वह जगह उसके संगमरमर और कांच की दुनिया से मेल नहीं खाती थी, पर वह अंदर गया। कमरा छोटा था। एक साधारण बिस्तर, एक पुराना अलमारी, एक मेज पर एक पुराना लैंप और बिस्तर के नीचे एक बक्से में अतीत। श्रीमती शांता देवी कठिनाई से घुटनों के बल बैठीं और प्लास्टिक में लिपटा एक कार्डबोर्ड बक्सा निकाला। उनके हाथ कांप रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसके लिए वापस आओगे, उसने फुसफुसाया। राजेश उसके सामने झुक गया। पहली बार उसकी आंखें किसी से ऊपर नहीं थीं, वे एक ही स्तर पर थीं। श्रीमती शांता देवी ने बक्सा खोला। उसमें पुरानी तस्वीरें थीं, अखबार की कटिंग, एक बच्चों का कंगन और सालों से पीला पड़ा एक सफेद लिफाफा। उसने उसे सौंपने से पहले कुछ सेकंड तक पकड़े रखा। इसमें वह सब कुछ लिखा है जो उन्होंने मुझे बताया था। राजेश ने लिफाफा लिया। उसके हाथ अब मजबूत नहीं थे। उसने उसे खोला। कागज खुलने पर चरमराया। प्रिया चुपचाप देख रही थी। दस्तावेज पर एक सरकारी अस्पताल की मुहर थी। महिला रोगी, शांता देवी, नवजात पुरुष, स्थिर स्थिति, स्थानांतरण अधिकृत। नीचे एक टाइप की हुई टिप्पणी, नाबालिग को निजी गोद लेने के प्रोटोकॉल के तहत दिया जाएगा। मां अधिकारों के स्वैच्छिक त्याग पर हस्ताक्षर करती है। राजेश को लगा कि उसका खून खौल रहा है। स्वैच्छिक त्याग, श्रीमती शांता देवी ने बुदबुदाया। उसने आंखों में आंसू लिए मना किया। मुझे बेहोशी की हालत में हस्ताक्षर करवाए गए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। सन्नाटा विनाशकारी था। प्रिया को सीने में एक भारीपन महसूस हुआ। राजेश ने कागज को तब तक दबाया जब तक वह सिकुड़ नहीं गया। यह अवैध है। उस समय कोई भी बिना पैसे वाली औरत की नहीं सुनता था। श्रीमती शांता देवी ने जवाब दिया। राजेश ने गहरी सांस ली। क्या गोद लेने वाले परिवार का नाम लिखा है? श्रीमती शांता देवी ने मना किया। मुझे और कुछ नहीं पता चला। प्रिया धीरे से पास आई। मालिक मल्होत्रा। शायद प्रोटोकॉल नंबर से फाइल को ट्रैक किया जा सकता है। राजेश ने उसे देखा और उसकी आंखों में कुछ नया था। सम्मान। तुम सही कह रही हो। उसने फोन उठाया। एडवोकेट शर्मा। उसने जैसे ही उठाया, कहा, मुझे 1995 के गोद लेने के प्रोटोकॉल का पता लगाना है। कल्याण का सरकारी अस्पताल। दूसरी ओर सन्नाटा छा गया। यह मुश्किल है राजेश, वे पुराने रिकॉर्ड हैं। मुझे परवाह नहीं, उसे ढूंढो। उसने फोन काट दिया। वह श्रीमती शांता देवी की ओर मुड़ा। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। बूढ़ी औरत ने उसे डर और उम्मीद के मिले जुले भावों से देखा। राजेश, अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो शायद वह हम में से किसी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहेगा। इस संभावना ने जोरदार चोट की, क्योंकि सच की तलाश में अस्वीकृति को स्वीकार करना भी शामिल होता है। कोई बात नहीं, उसने दृढ़ आवाज में कहा। उसे जानने का हक है। प्रिया को महसूस हुआ कि उसके सामने वाला आदमी वही नहीं था। उसके शब्दों में कुछ ज्यादा मानवीय था, कुछ ऐसा जो पैसे ने उसे कभी नहीं दिया था। 2 दिन बाद एडवोकेट शर्मा का फोन आया। मुझे कुछ मिला है। राजेश अपने दफ्तर में था। प्रिया चुपचाप सफाई कर रही थी, पर उसके कान चौकन्ने थे। फाइल एक निजी गोद लेने वाली एजेंसी को स्थानांतरित कर दी गई थी। एडवोकेट शर्मा ने जारी रखा। वह 2002 में बंद हो गई, पर उसके रिकॉर्ड किसी और संस्थान ने ले लिए थे। राजेश खड़ा हो गया। मुझे पता बताओ। उसी शाम राजेश और प्रिया मुंबई शहर के केंद्र में एक दफ्तर तक गाड़ी चलाकर गए। प्रिया उस कार में कभी साथी के रूप में नहीं बैठी थी। वह हमेशा पीछे या सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करती थी। अब वह करोड़पति के बगल में बैठी थी। सन्नाटा अलग था, असहज नहीं बल्कि अर्थ से भरा हुआ। धन्यवाद, उसने अचानक कहा। प्रिया ने उसे हैरानी से देखा। क्यों? मालिक, कॉफी को न छोड़ने के लिए। उसने नजरें झुकाईं। कभी कभी छोटी चीजें बड़ी चीजें बदल देती हैं। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी विशाल समाधानों की तलाश में बिताई थी, जबकि उसे कुछ साधारण चीज की जरूरत थी। वे दफ्तर पहुंचे। एक महिला ने उनका स्वागत किया। हम 1995 में हुए एक गोद लेने के बारे में जानकारी ढूंढ रहे हैं, राजेश ने दस्तावेज दिखाते हुए कहा। महिला ने धैर्य से डिजिटल फाइलों की जांच की। अनंत मिनट बीत गए। अंततः उसने नजरें उठाईं। यह रहा। राजेश को लगा कि उसके कानों में दिल धड़क रहा है। नाबालिग को अग्रवाल नाम के एक जोड़े ने गोद लिया था।
प्रिया ने सांस रोक ली। क्या वे मुंबई में रहते हैं? नहीं, वे 2 साल बाद पुणे चले गए। राजेश को लगा कि दुनिया हिल रही है। बच्चे का नाम, महिला हिचकिचाई, कानूनी तौर पर बदल दिया गया था। अब उसका नाम रोहन अग्रवाल है। रोहन, यह नाम राजेश के सीने में एक अनसुनी गूंज की तरह गूंज उठा। वर्तमान उम्र 28 साल, वही हिसाब जो उन्होंने लगाया था। प्रिया को महसूस हुआ कि कहानी वास्तविक हो रही है। यह सिर्फ एक याद नहीं थी, यह एक जीवित व्यक्ति था। क्या हमें पता मिल सकता है? महिला ने मना किया। केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत। राजेश ने अपनी जबड़ा कस लिया। हम इसे शुरू करेंगे। बाहर निकलते समय प्रिया ने कुछ देखा। राजेश मुस्कुरा नहीं रहा था, न ही वह उत्साहित था, वह डरा हुआ था। क्या आपको डर लग रहा है? उसने धीरे से पूछा। राजेश ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मुझे डर है कि वह मुझसे नफरत करेगा। प्रिया को कोमलता महसूस हुई। शायद वह न करे, शायद हां। वह करोड़पति जिसे कभी पैसे खोने का डर नहीं था, अब एक अवसर खोने से डर रहा था। उस रात राजेश गेस्ट हाउस लौटा। श्रीमती शांता देवी बिस्तर पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तुम्हें कुछ मिला? हाँ, उसने सांस रोक ली। वह जिंदा है। आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। उसका नाम रोहन है, वह पुणे में रहता है। श्रीमती शांता देवी ने अपना चेहरा ढंक लिया। धन्यवाद, धन्यवाद। राजेश उसके बगल में बैठ गया और दशकों में पहली बार उसे गले लगाया। प्रिया दरवाजे पर खड़ी को लगा कि दुनिया रुक गई है। वह आलिंगन सुरुचिपूर्ण नहीं था, न ही परफेक्ट था। वह बेढंगा था, देर से आया था, पर वह वास्तविक था। और कभी कभी वास्तविक चीज परफेक्ट से ज्यादा मूल्यवान होती है। मैं उसे ढूंढूंगा, राजेश ने दृढ़ आवाज में कहा। श्रीमती शांता देवी ने उसे डर से देखा। और अगर वह हमें नहीं देखना चाहता तो? राजेश ने गहरी सांस ली। तो कम से कम उसे पता चलेगा कि हमने कोशिश की थी। प्रिया को उस पल कुछ गहरा समझ आया। कॉफी कभी सिर्फ कॉफी नहीं थी, वह एक पुल थी। वह चिंगारी थी जिसने लगभग 30 सालों से बंद एक दरवाजा खोल दिया था। जब वे जाने वाले थे, श्रीमती शांता देवी को कुछ याद आया। कुछ और भी है। राजेश ने उसे देखा। जिस दिन उन्होंने मेरे बच्चे को मुझसे छीना था, एक नर्स रो रही थी। प्रिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्यों? क्योंकि वह कह रही थी कि यह ठीक नहीं है। राजेश को एक चुभन महसूस हुई। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? श्रीमती शांता देवी ने सोचा। मुझे लगता है कि वह अंजलि देवी थी। प्रिया की आंखें खुल गईं। मेरी माँ का नाम अंजलि देवी है। सन्नाटा बिल्कुल गहरा गया। राजेश धीरे से प्रिया की ओर पलटा। तुमने क्या कहा? उसने निगला। मेरी माँ 90 के दशक में कल्याण के एक सरकारी अस्पताल में कई साल काम करती थी। दुनिया फिर से बदल गई। क्या वह अभी भी जिंदा है? राजेश ने पूछा। हाँ, राजेश का दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे उससे बात करनी है। प्रिया को महसूस हुआ कि किस्मत कुछ ऐसा बुन रही थी जो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि अगर उसकी माँ वह नर्स थी, तो कोई और भी था जो सच जानता था। और शायद ऐसे विवरण थे जो अभी तक सामने नहीं आए थे। राजेश ने श्रीमती शांता देवी को देखा। यह यहीं खत्म नहीं होता। और पहली बार उसकी आवाज एक व्यावसायिक वादे की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे के दृढ़ संकल्प की तरह लगी, जो अब झूठ में जीने को तैयार नहीं था। अतीत खुलना शुरू हो रहा था। और पुणे में वे जो कुछ भी खोजेंगे, वह न सिर्फ रोहन की, बल्कि राजेश और प्रिया की जिंदगी भी बदल सकता था। क्योंकि कभी कभी जब आप सच खोजने का फैसला करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी कहानी आपकी कल्पना से ज्यादा लोगों से जुड़ी हुई थी। कल्याण से प्रिया की मां के घर तक का सफर शांत था। यह एक सफर आपकी ऐसे बेसांत, असहज सन्नाटा नहीं था। यह एक ऐसा सन्नाटा था जो भारी था। राजेश सामने देख रहा था, पर उसका मन दशकों पीछे था। एक सरकारी अस्पताल में, एक प्रसव कक्ष में, एक जबरदस्ती के हस्ताक्षर में। प्रिया के हाथ अपनी जांघों पर एक दूसरे में गूंथे हुए थे। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि कॉफी देने का साधारण सा इशारा उसके मालिक की कहानी से उसके जीवन को जोड़ देगा। मेरी माँ अतीत के बारे में ज्यादा बात नहीं करती, उसने धीरे से कहा। वह हमेशा अपने काम के बारे में आरक्षित रहती थी। राजेश ने सिर हिलाया। मुझे बस जरूरत है कि वह सच बताए। प्रिया ने उसे तिरछी नजर से देखा। पहली बार वह उसे मालिक मल्होत्रा के रूप में नहीं देख रही थी। वह उसे एक ऐसे आदमी के रूप में नहीं देख रही थी। मैं देख रही थी जो अपनी पहचान को टुकड़ों टुकड़ों में फिर से बना रहा था। वे कल्याण की एक शांत कॉलोनी में एक साधारण घर पहुंचे। हल्के नीले रंग की दीवारें, गमलों के साथ एक छोटा सा बगीचा। प्रिया पहले नीचे उतरी। उसने दरवाजा खटखटाया। लगभग 50 साल की एक महिला ने दरवाजा खोला। बंधे हुए बाल, गर्मजोशी भरी नजर, नेक थकावट। प्रिया,
उसने हैरानी से पूछा। सब ठीक है? प्रिया ने गहरी सांस ली। माँ, हमें बात करनी है। महिला ने राजेश को देखा, उसे तुरंत पहचान लिया। उसके चेहरे से खून उतर गया। तुम, उसने फुसफुसाया। राजेश को सीने में एक धड़कन महसूस हुई। क्या आप अंजलि देवी हैं? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें नम होने लगीं। हाँ। प्रिया को लगा कि उसका दिल जोर से धड़क रहा है। माँ, क्या तुमने 1995 में कल्याण के सरकारी अस्पताल में काम किया था? अंजलि देवी ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। हाँ। सन्नाटा गहरा गया। राजेश एक कदम आगे बढ़ा। मेरी माँ ने उसी साल वहां बच्चे को जन्म दिया था। अंजलि देवी ने उसे ऐसे देखा मानो वह इस पल का सालों से इंतजार कर रही थी। मैं जानती हूं। प्रिया को लगा कि जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही है। क्या? अंजलि देवी ने गहरी सांस ली। अंदर आओ। वे अंदर गए। कमरा छोटा पर आरामदायक था। अंजलि देवी धीरे से बैठ गईं। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं हमेशा जानती थी कि यह दिन आएगा, उसने कहा। राजेश को एक सिहरन महसूस हुई। तो आप जानती हैं कि क्या हुआ था? अंजलि देवी ने नजरें झुकाईं। तुम्हारी मां हस्ताक्षर नहीं करना चाहती थी। राजेश का दिल रुक गया। कैसे? उन्हें बताया गया था कि बच्चे को विशेष देखभाल की जरूरत है, कि उसे स्थानांतरित करना बेहतर होगा। वह कमजोर थी, नाजुक थी और वह बेहोश थी। प्रिया ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। उन्होंने उसे मजबूर किया। अंजलि देवी ने सिर हिलाया। बच्चे का पिता मौजूद था। उसके पास वकील थे। उसका प्रभाव था। राजेश को लगा कि गुस्सा उबलने लगा है। मेरे पिता। अंजलि देवी ने उसे करुणा से देखा। हाँ। सन्नाटा विनाशकारी था। मैं जवान थी। अंजलि देवी ने जारी रखा। मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। मैं बस देख सकती थी। प्रिया के गले में एक गांठ सी पड़ गई। तुम क्यों रो रही थी? उसने पूछा। अंजलि देवी ने अपनी बेटी की ओर देखा। क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक मां को उसके बच्चे से अलग किया गया था, यह समझे बिना कि वह वास्तव में किस पर हस्ताक्षर कर रही थी। राजेश को लगा कि हवा भारी हो गई है। बच्चा स्वस्थ था। अंजलि देवी ने उसकी आंखों में देखा। हाँ। वह शब्द एक बम की तरह गिरा। उसे स्थानांतरण की जरूरत नहीं थी। उसे गोद लेने की जरूरत नहीं। प्रिया को लगा कि आक्रोश उसके पूरे शरीर में दौड़ रहा है। तो यह एक धोखा था। अंजलि देवी ने सिर हिलाया। हाँ। राजेश अचानक खड़ा हो गया। मेरे पिता ने सबका सन्नाटा खरीद लिया था। अंजलि देवी ने धीरे से मना किया। सबका नहीं। राजेश ने उसे देखा। मैंने फाइल की एक कॉपी रखी थी। तीनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या आपके पास है? राजेश ने तनावपूर्ण आवाज में पूछा। अंजलि देवी उठी। वह एक पुरानी दराज की ओर गईं। एक लिफाफा निकाला। उसे मेज पर रखा। मैं उसे कभी नष्ट नहीं कर पाई। राजेश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें मेडिकल रिकॉर्ड थे, हस्ताक्षर थे, एक हाथ से लिखा नोट था। कानूनी अभिभावक द्वारा अनुरोधित स्थानांतरण, मां बेहोशी के प्रभाव में। राजेश को लगा कि उसका खून खौल रहा है। प्रिया हर शब्द को देख रही थी। क्या यह साबित करता है कि उसे मजबूर किया गया था? उसने पूछा। अंजलि देवी ने सिर हिलाया। यह साबित करता है कि वह स्वेच्छा से हस्ताक्षर करने की स्थिति में नहीं थी। सन्नाटा गहरा था। राजेश ने गहरी सांस ली। इससे मैं मामला फिर से खोल सकता हूं। अंजलि देवी ने उसे ध्यान से देखा। राजेश, सिर्फ कानूनी न्याय मत ढूंढो। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। आपका क्या मतलब है? भावनात्मक सच ढूंढो। प्रिया को लगा कि यह वाक्य महत्वपूर्ण था। अंजलि देवी ने जारी रखा। तुम्हारे पिता ने डर से काम किया। मैं उसके किए को सही नहीं ठहराती, पर डर क्रूर फैसले पैदा करता है। राजेश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। किस चीज का डर? अंजलि देवी ने सीधे उसे देखा। नियंत्रण खोने का, प्रतिष्ठा खोने का, तुम्हें खोने का। सन्नाटा रहस्योद्घाटन कर रहा था। प्रिया को उस पल कुछ समझ आया। राजेश के पिता ने सिर्फ बुराई से काम नहीं किया था, उन्होंने जुनून से काम किया था, प्रभुत्व की जरूरत से। क्या मेरे भाई को कुछ पता है? राजेश ने अंततः पूछा। अंजलि देवी ने मना किया। मुझे नहीं लगता। प्रिया ने अपनी मां की ओर देखा। क्या तुम्हें गोद लेने वाले मध्यस्थ का नाम याद है? अंजलि देवी ने कुछ सेकंड सोचा। वह मिस्टर मेहरा नाम का एक आदमी था। वह हाई प्रोफाइल परिवारों के साथ काम करता था। राजेश को लगा कि कहानी एक अंधेरी पहेली की तरह फिट होने लगी है। क्या वह अभी भी जिंदा है? मुझे नहीं पता। प्रिया को महसूस हुआ कि हर जवाब ज्यादा सवाल पैदा कर रहा था। राजेश ने दस्तावेज लिए। धन्यवाद। अंजलि देवी ने उसे कोमलता से देखा। मैंने भी उस दिन कुछ खोया था। उसने उसे हैरानी से देखा। मैंने सिस्टम पर भरोसा खो दिया था। सन्नाटा मानवीय हो गया। प्रिया अपनी मां के पास गई और उसे गले लगाया। चुप न रहने के लिए धन्यवाद। अंजलि देवी ने उसे कसकर पकड़ा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम झूठ में जियो। राजेश ने यह दृश्य देखा और कुछ ऐसा समझा
जिसने उसे क्रूर कोमलता से मारा। प्यार हमेशा परफेक्ट नहीं होता, पर जब वह सच्चा होता है तो दशकों तक टिका रहता है। वह अंजलि देवी की ओर मुड़ा। क्या आप जरूरत पड़ने पर गवाही देने को तैयार होंगी? अंजलि देवी ने गहरी सांस ली। हाँ। प्रिया को गर्व महसूस हुआ। उसकी मां अपराधी नहीं थी, वह गवाह थी, और अब आवाज होगी। घर से निकलते समय राजेश चुपचाप चला। अब आप क्या करेंगे? प्रिया ने पूछा। पुणे जाऊंगा। उसने उसे अकेले देखा। राजेश एक पल के लिए हिचकिचाया। उसने सीधे उसे नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि तुम आओ। प्रिया की आंखें खुली रह गईं। मैं? तुम ही तो इस सब की शुरुआत थी। प्रिया का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह इतनी बड़ी चीज का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है। राजेश ने गहरी सांस ली। कल सुबह जल्दी निकलेंगे। उस रात जब मुंबई का आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग रहा था, एक ही समय में 3 जीवन बदल रहे थे। श्रीमती शांता देवी अपने छोटे से कमरे में चुपचाप प्रार्थना कर रही थीं। अंजलि देवी अपने नीले घर में अतीत को कम अपराध बोध के साथ देख रही थीं, और राजेश अपनी विशाल हवेली में पहली बार समझ रहा था कि शक्ति उसे मजबूत नहीं बनाती, सच्चाई करती है। पर हवा में तैरता सवाल कुछ और था। रोहन कैसे प्रतिक्रिया देगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी कहानी वह नहीं थी जो उसे बताई गई थी? क्योंकि उसे ढूंढना सिर्फ शुरुआत थी। मुश्किल उस दरवाजे को खोलना होगा जो लगभग 30 साल से बंद था, और कभी कभी हर कोई यह सुनने को तैयार नहीं होता कि वे वास्तव में कौन है। उस सुबह मुंबई में सुबह अलग थी। इसलिए नहीं कि आसमान ज्यादा साफ था, इसलिए नहीं कि हवा अलग थी, बल्कि इसलिए कि कई सालों में पहली बार राजेश मल्होत्रा व्यवसाय के बारे में नहीं, बल्कि एक नाम, रोहन के बारे में सोचकर जागा। प्रिया एक छोटे बैग और धड़कते दिल के साथ समय पर पहुंची। उसने कभी अपने मालिक के साथ शहर से बाहर यात्रा नहीं की थी, और न ही कभी इतने व्यक्तिगत काम के लिए। काली कार पुणे की ओर राजमार्ग पर आगे बढ़ी, जबकि उन दोनों के बीच का सन्नाटा अनकहे विचारों से भरा था। और अगर वह मुझे नहीं देखना चाहता? राजेश ने अचानक पूछा। सड़क से नजरें हटाए बिना प्रिया को जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। तो कम से कम उसे पता चलेगा कि जो कहानी उसे बताई गई थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी सच्चाई मौजूद है। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया। सालों तक उसने अनुबंधों, कंपनियों, निवेशों को नियंत्रित किया था, पर अब वह किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा था जिसे वह संख्याओं से नहीं माप सकता था। अस्वीकृत होने का डर। वे दोपहर में पहुंचे। एडवोकेट शर्मा एक प्रारंभिक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से एक पता प्राप्त करने में सफल रहे थे। रोहन अग्रवाल एक शांत आवासीय कॉलोनी में रहता था, भव्य विलासिता से दूर पर आरामदायक। प्रिया ने कतारबद्ध घरों, सजे हुए पेड़ों, हर गैरेज के सामने खड़ी कारों को देखा। शायद उसकी जिंदगी अच्छी रही होगी, उसने फुसफुसाया। राजेश के गले में एक गांठ महसूस हुई। मैं यही उम्मीद करता हूं। उन्होंने एक क्रीम रंग के घर के सामने पार्क किया, जिसमें एक छोटी बालकनी थी। राजेश नीचे उतरने से पहले गहरी सांस ली। एक पल के लिए वह हिचकिचाया। यह शारीरिक डर नहीं था, यह भावनात्मक डर था। उसने घंटी बजाई। अनंत सेकंड बीत गए। दरवाजा खुला। लगभग 28 साल का एक आदमी दिखाई दिया। काले बाल, दृढ़ नजर, शांत मुद्रा, और उसकी अभिव्यक्ति में कुछ ऐसा था जिसने दुनिया को रोक दिया, क्योंकि उसकी आंखें राजेश जैसी थीं। प्रिया ने तुरंत यह देखा। रोहन ने हल्की सी भौहें सिकोड़ी। हाँ। राजेश ने मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले। उसने कभी इस पल का पूर्वाभ्यास नहीं किया था। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि खून इस तरह पहचाना जा सकता है। रोहन अग्रवाल, वह अंततः कहने में सफल रहा। हाँ। कौन ढूंढ रहा है? राजेश ने निगला। मेरा नाम राजेश मल्होत्रा है। रोहन ने उसे बिना पहचाने देखा। मुझे यह नाम याद नहीं। प्रिया एक छोटा कदम आगे बढ़ी। हम तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आए हैं। रोहन ने उनके चेहरों का आकलन किया। उसने कोई धमकी नहीं देखी, पर तनाव देखा। मैं काम कर रहा हूं, उसने दृढ़ता से कहा। अगर यह कुछ व्यावसायिक है तो मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। राजेश ने गहरी सांस ली। यह व्यावसायिक नहीं है, यह व्यक्तिगत है। रोहन हिचकिचाया। अंततः उसने दरवाजा थोड़ा और खोला। 5 मिनट। वे अंदर गए। कमरा साधारण, व्यवस्थित था। एक शेल्फ पर पारिवारिक तस्वीरें थीं। रोहन एक बुजुर्ग जोड़े के साथ, मुस्कुराते हुए। राजेश को कुछ अनपेक्षित महसूस हुआ। राहत, उसे प्यार मिला था। रोहन उनके सामने बैठ गया। ठीक है, यह किस बारे में है? राजेश को लगा कि उसका दिल सीने में धड़क रहा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें गोद लिया गया था? सन्नाटा तुरंत छा गया। रोहन ने एक बार पलक झपकाई, फिर 2 बार। हाँ, उसने आश्चर्यजनक शांति से जवाब दिया। मेरे माता पिता ने मुझसे यह कभी नहीं छिपाया। प्रिया को लगा कि हवा फिर से चल रही है। रोहन ने अपनी बाहें बांध लीं।
इसका आपसे क्या लेना देना है? राजेश ने उसकी आंखों में देखा। इसका संबंध तुम्हारे मूल से है। रोहन ने अपना संयम नहीं खोया। मेरा मूल यह घर है, मेरे माता पिता, मेरी जिंदगी। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, और इससे कुछ नहीं बदलता। युवक ने उसे सावधानी से देखा। तो समझाओ। राजेश ने गहरी सांस ली। तुम्हारी जैविक मां का नाम शांता देवी है। रोहन स्थिर रहा। दृढ़ अभिव्यक्ति मुश्किल से टूटने लगी। आप यह कैसे जानते हैं? क्योंकि वह मेरी भी मां है। दुनिया जम गई। प्रिया को लगा कि समय रुक गया है। रोहन अचानक खड़ा हो गया। आप क्या कह रहे हैं? राजेश भी खड़ा हो गया, पर उसने दूरी बनाए रखी। मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा भाई हूं। सन्नाटा लगभग दर्दनाक हो गया। रोहन इधर उधर चलने लगा। नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। प्रिया धड़कते दिल से देख रही थी। रोहन ने अपने बालों पर हाथ फेरा। मेरे माता पिता ने मुझसे कहा था कि मेरी जैविक मां मेरी देखभाल नहीं कर सकती थी, कि यह एक स्वैच्छिक निर्णय था। राजेश ने उसकी आंखों में देखा। ऐसा नहीं था। रोहन रुक गया। क्या आप इशारा कर रहे हैं कि मुझे चुराया गया था? वह शब्द एक पत्थर की तरह गिरा। राजेश उससे नहीं बचा। मैं कह रहा हूं कि इसमें हेरफेर हुआ था। रोहन ने अविश्वास और दबे हुए गुस्से से उसे देखा। और मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? राजेश ने फाइल की कॉपी निकाली, उसे मेज पर रखा। क्योंकि मेरे पास सबूत हैं। रोहन हिचकिचाया। उसने कागज लिए। उसकी आंखें धीरे धीरे पंक्तियों पर दौड़ी। प्रिया देख सकती थी कि उसकी सांसें कैसे बदल रही थीं। यह झूठा है, उसने फुसफुसाया। हालांकि उसकी आवाज आश्वस्त नहीं थी। एक नर्स गवाही देने को तैयार है। राजेश ने जोड़ा, और मेरी मां ने तुम्हें कभी ढूंढना नहीं छोड़ा। रोहन ने अचानक ऊपर देखा। क्या वह जिंदा है? इस सवाल में गुस्सा नहीं था, डर था। राजेश ने सिर हिलाया। हाँ। रोहन को लगा कि दुनिया झुक गई है। सालों तक उसने अपनी जैविक मां को एक परछाई, एक बंद रहस्य के रूप में कल्पना की थी, और अब उसे बताया जा रहा था कि वह जिंदा है और उसे प्यार करती थी। मुझे, उसकी आवाज थोड़ी टूटी, मुझे सोचना होगा। प्रिया ने पहली बार सीधे उससे बात की। हम तुमसे कुछ छीनने नहीं आए हैं। रोहन ने उसे देखा। उसने कोमलता से उसकी आंखों में देखा। हम तुम्हें सच जानने का विकल्प देने आए हैं। युवक ने गहरी सांस ली। मेरे गोद लेने वाले माता पिता मेरा परिवार हैं। राजेश ने सिर हिलाया। और कोई इसे बदलना नहीं चाहता। रोहन ने फिर से दस्तावेजों को देखा। उसकी दुनिया डगमगाने लगी थी। अब क्यों? उसने अंततः पूछा। राजेश ने आवाज धीमी की। क्योंकि सच एक ऐसे व्यक्ति की वजह से सामने आया जो हर दिन एक ऐसी महिला को कॉफी देता था जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। रोहन ने भौहें सिकोड़ी। क्या? प्रिया ने गहरी सांस ली और सब कुछ बताया। पार्क, कॉफी, स्वीकारोक्ति, जांच। रोहन ने चुपचाप सुना। जब वह खत्म हुई, कैमान, जांच हान, तो युवक सोफे पर गिर पड़ा। यह बहुत ज्यादा है। राजेश को एक अजीब आवेग महसूस हुआ। उसे नहीं पता था कि उसे गले लगाए या पीछे हटे। उसने दूसरा विकल्प चुना। तुम्हें आज कुछ भी तय करने की जरूरत नहीं है। रोहन ने उसे देखा। राजेश की आंखों में कुछ ऐसा था जो हिसाब नहीं था। वह कमजोरी थी। क्या वह मुझसे मिलना चाहती है? उसने धीमी आवाज में पूछा। राजेश को लगा कि उसका दिल रुक गया है। हाँ। सन्नाटा अलग था। अब वह अस्वीकृति नहीं थी, वह जिज्ञासा के साथ मिला डर था। रोहन ने शेल्फ पर रखी पारिवारिक तस्वीर को देखा, फिर राजेश की ओर मुड़ा। मुझे पहले अपने माता पिता से बात करनी होगी। राजेश ने सिर हिलाया। यह सही है। प्रिया को राहत महसूस हुई। यह एक हिंसक समापन नहीं था, यह एक खुला दरवाजा था। रोहन दरवाजे के पास गया। उनके बाहर निकलने से पहले उसने कहा, अगर यह सच है तो मुझे निश्चित सबूत चाहिए। राजेश ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें मिलेंगे। जब कार वापस होटल के लिए रवाना हुई तो किसी ने कई मिनटों तक बात नहीं की। प्रिया ने अंततः सन्नाटा तोड़ा। उसने हमें बाहर नहीं निकाला। राजेश ने धीरे से सांस छोड़ी। यह भी कुछ कम नहीं है। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। उसकी आंखें मुझ जैसी हैं। प्रिया हल्की सी मुस्कुराई। और आपकी भौहें सिकोड़ने का तरीका भी। राजेश ने एक छोटी सी हंसी छोड़ी। यह एक व्यावसायिक हंसी नहीं थी, यह मानवीय थी। पर वह जानता था कि सबसे मुश्किल काम तो अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि अब बात सिर्फ दस्तावेजों की नहीं थी, भावनाओं की थी। और भावनाएं हस्ताक्षरित या संग्रहित नहीं होती, उनका सामना किया जाता है। पुणे में रोहन बंद दरवाजे के सामने खड़ा रहा, कागजों को पकड़े हुए, यह महसूस करते हुए कि उसकी जानी पहचानी जिंदगी में दरारें आ गई थीं। और अपने जीवन में पहली बार उसने खुद से पूछा कि वह वास्तव में कौन था। उस रात पुणे में कोई भी चैन से नहीं सो पाया। होटल के कमरे में
राजेश खिड़की के सामने बैठा रहा, शहर की दूर की रोशनी को देखता रहा, मानो उनमें उसे कोई जवाब मिल जाए। प्रिया बगल के कमरे में थी, पर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वह जानती थी कि जो कुछ दांव पर लगा था वह सिर्फ एक पुनर्मिलन नहीं था, वह पहचान थी, वह अपनापन था, वह एक घाव था जो लगभग 30 सालों से खुला था। इस बीच शांत कॉलोनी के क्रीम रंग के घर में रोहन अपने गोद लेने वाले माता पिता श्रीमान और श्रीमती अग्रवाल के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। दस्तावेजों वाली फाइल उनके सामने खुली थी। सन्नाटा फटने वाले तूफान की तरह भारी था। यह कहां से लाए? श्रीमती अग्रवाल ने कांपती आवाज में पूछा। रोहन ने गहरी सांस ली। आज मुझसे मिलने आए थे राजेश मल्होत्रा नाम का एक आदमी। वह कहता है कि वह मेरा भाई है। श्रीमान अग्रवाल स्थिर रह गए। नाम मेज पर एक असहज गूंज की तरह गिरा। मल्होत्रा, उन्होंने धीरे से दोहराया। श्रीमती अग्रवाल ने नजरें झुकाईं। रोहन ने यह देखा। क्या आप लोग कुछ जानते थे? सन्नाटा ही जवाब था। मां, उसने धीरे से जोर दिया, मुझे जानना है। श्रीमती अग्रवाल चुपचाप रोने लगीं। श्रीमान अग्रवाल ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। हम जानते थे कि गोद लेना अस्पष्ट था। रोहन को लगा कि उसका पेट सिकुड़ रहा है। अस्पष्ट कैसे? श्रीमान अग्रवाल ने गहरी सांस ली। मध्यस्थ ने हमें आश्वासन दिया था कि यह एक स्वैच्छिक त्याग था, पर बातें थीं, अफवाहें थीं कि जैविक पिता के पास बहुत शक्ति थी। रोहन को लगा कि दुनिया झुकने लगी है, और फिर भी आप लोगों ने हस्ताक्षर किए। श्रीमती अग्रवाल ने आंसुओं से भरी नजरें उठाईं। हम तुम्हें इतना चाहते थे बेटे कि हमने पर्याप्त सवाल नहीं पूछे। उसकी आवाज में दर्द वास्तविक था। रोहन को लगा कि गुस्सा ठहरने की जगह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके गोद लेने वाले माता पिता खलनायक नहीं थे। उन्होंने उसे प्यार किया था, उसकी देखभाल की थी, उसे एक स्थिर बचपन दिया था। पर अब एक और सच्चाई मौजूद थी। क्या आप लोग जानते थे कि मेरी जैविक मां जिंदा थी? उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। श्रीमती अग्रवाल ने जोर से मना किया। हमें बताया गया था कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। झूठ उसकी कल्पना से भी बड़ा था। सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए। सन्नाटा गहरा हो गया। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? श्रीमान अग्रवाल ने अंततः पूछा। रोहन हिचकिचाया। मुझे नहीं पता। श्रीमती अग्रवाल ने उसके हाथ पकड़े। बेटे, तुम्हें प्यार करना कभी तुम्हारे मूल पर निर्भर नहीं था, पर अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। उस वाक्य ने उसे कुछ ऐसा दिया जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। स्वतंत्रता। रोहन ने गहरी सांस ली। मुझे उससे मिलना है। अगली सुबह राजेश का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अज्ञात संदेश। मैं अकेले बात करना चाहता हूं, वकीलों के बिना, दबाव के बिना। राजेश को लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। प्रिया, जो उसके सामने नाश्ते की मेज पर बैठी थी, ने उसकी अभिव्यक्ति में बदलाव देखा। वह है। राजेश ने सिर हिलाया। वह अकेले बात करना चाहता है। प्रिया ने उसे गंभीरता से देखा। जाओ। राजेश हिचकिचाया। और अगर वह मुझे ठुकरा दे तो? प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। तो कम से कम तुम बहादुर तो रहोगे। राजेश ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं यहां हूं। बताओ, कहां? जवाब कुछ मिनटों बाद आया। पार्क गार्डन्स ऑफ द हैसिएंडा, 11 बजे। किस्मत प्रारंभिक दृश्य को दोहराती लग रही थी। एक और पार्क, एक और बेंच, एक और बातचीत जो सब कुछ बदल सकती थी। जब राजेश पहुंचा तो रोहन बैठा हुआ था। उसने सूट नहीं पहना था, न ही कोई महंगी घड़ी, सिर्फ जीन्स और एक साधारण कमीज। राजेश उसके सामने रुक गया। समानता को अनदेखा करना असंभव था। वही गाल की हड्डियां, वही झबड़े की रेखा। रोहन ने सन्नाटा तोड़ा। मैं लड़ने नहीं आया। राजेश ने सिर हिलाया। मैं भी नहीं। वे बैठ गए। एक पल के लिए किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। मैं हमेशा जानता था कि कुछ मेल नहीं खा रहा है, रोहन ने अंततः कबूल किया। पर मुझे नहीं पता था कि वह क्या था। राजेश उसे बिना रोके सुन रहा था। मैं तुम्हारी जिंदगी छीनने नहीं आया हूं, उसने ईमानदारी से कहा। मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारे पास सच जानने का विकल्प हो। रोहन ने नजरें झुकाईं। अब क्यों? राजेश ने गहरी सांस ली, क्योंकि एक ऐसी महिला जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था, उसने मुझे याद दिलाया कि छोड़ना नहीं चाहिए इसका क्या मतलब है। रोहन ने ऊपर देखा। क्या उसने वास्तव में मुझे इन सभी सालों तक ढूंढा था? राजेश ने सिर हिलाया। उसने कभी ऐसा करना नहीं छोड़ा। सन्नाटा नरम हो गया, तनावपूर्ण नहीं। रोहन ने निगला। और तुम? राजेश एक पल के लिए हिचकिचाया। मैं नहीं जानता था कि तुम मौजूद हो, पर अब जब मैं जानता हूं तो मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। उस ईमानदारी ने हवा में कुछ बदल दिया। रोहन ने गहरी सांस ली। मैं उससे मिलना चाहता हूं। शब्द सरल थे, पर एक दरवाजा खुलने की तरह भारी थे। राजेश को लगा कि उसका सीना किसी गर्म चीज से भर गया है।
यह जीत नहीं थी, यह राहत थी। उस शाम रोहन ने अपने गोद लेने वाले माता पिता से बात की। उसने उन्हें अपना फैसला समझाया। श्रीमती अग्रवाल रोईं। श्रीमान अग्रवाल ने उसे कसकर गले लगाया। तुम्हारा दिल बड़ा है, उन्होंने उससे कहा। यही मायने रखता है। रोहन को लगा कि वह एक परिवार नहीं खो रहा है, बल्कि अपनी कहानी का विस्तार कर रहा है। जब कार वापस मुंबई की ओर रवाना हुई तो राजेश रोहन को रियरव्यू मिरर से देख रहा था, जिसमें भावना और डर का मिश्रण था। प्रिया रोहन के बगल में पीछे बैठी महसूस कर रही थी कि वह कुछ पवित्र देख रही है। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, पर सन्नाटा अब भारी नहीं था, वह प्रत्याशा से भरा था। श्रीमती शांता देवी अपने छोटे से कमरे में बैठी थीं। जब उन्होंने गलियारे में कदमों की आहट सुनी, राजेश ने धीरे से दरवाजा खोला। रोहन दहलीज पर खड़ा रहा। समय थमसा गया। श्रीमती शांता देवी ने ऊपर देखा। उनकी आंखें मिलीं। हवा गायब हो गई। उसने फुसफुसाया, मानो यह नाम दशकों से उसके होठों पर इंतजार कर रहा था। रोहन को लगा कि उसका दिल सीने में धड़क रहा है। उसने सच्चाई जानने के बाद कई बार इस पल की कल्पना की थी, पर हकीकत अलग थी। ज्यादा नाजुक, आम, ज्यादा मानवीय। वह धीरे से पास गया। श्रीमती शांता देवी कठिनाई से खड़ी हुईं। उनके हाथ कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो, यह उसने सबसे पहले कहा। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई। रोहन को लगा कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है, क्योंकि उसने अपराधबोध नहीं देखा, उसने दर्द देखा। यह तुम्हारी गलती नहीं थी, उसने फुसफुसाया। आंसू बिना इजाजत के गिरने लगे। श्रीमती शांता देवी ने हाथ बढ़ाया, पर उसे छूने की हिम्मत नहीं की। रोहन ने आखिरी कदम बढ़ाया और उसे गले लगा लिया। यह एक परफेक्ट आलिंगन नहीं था, यह बेढंगा था, सालों से दबे आंसुओं से भरा था। प्रिया को लगा कि उसका सीना फट रहा है। राजेश नम आंखों से देख रहा था, क्योंकि वह आलिंगन न सिर्फ उसकी मां को बल्कि उसे भी ठीक कर रहा था। श्रीमती शांता देवी बिना आवाज के रो रही थीं। मैंने तुम्हें हर दिन सोचा, उसने फुसफुसाया। रोहन ने आंखें बंद कर लीं। मैं नहीं जानता था, पर मुझे हमेशा लगता था कि कुछ कमी थी। समय अप्रासंगिक हो गया। 30 साल एक ही पल में सिमट गए। राजेश धीरे से पास आया। रोहन ने ऊपर देखा। उन्होंने एक दूसरे को कुछ सेकंड तक देखा और बिना कुछ कहे एक दूसरे को गले लगा लिया। यह एक अलग आलिंगन था, ज्यादा संयमित, पर पहचान से भरा हुआ। प्रिया को कुछ गहरा समझ आया। परिवार हमेशा खोता नहीं है, कभी कभी वह सिर्फ झूठ की परतों के नीचे छिपा होता है। जब तीनों बैठ गए तो सन्नाटा नरम था। रोहन ने राजेश की ओर देखा। मुझे नहीं पता कि अब यह सब कैसा होगा। राजेश ने सिर हिलाया। हमें आज यह तय करने की जरूरत नहीं है। रोहन ने श्रीमती शांता देवी की ओर देखा। मैं बस उन्हें जानना चाहता हूं, कदम दर कदम, वही करना चाहता हूं। आंसुओं के बीच मुस्कुराई। बस यही काफी है। प्रिया को लगा कि कहानी रोशनी के एक बिंदु पर पहुंच रही थी, पर वह जानती थी कि अभी कुछ बाकी था, क्योंकि ठीक होना अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उसके साथ जीना सीखना है। और अभी भी अनुत्तरित सवाल थे। राजेश के पिता के बारे में सवाल, न्याय के बारे में, उन फैसलों के बारे में जिन्होंने इतना दर्द दिया था। पर पहली बार सच्चाई अब दफन नहीं थी। वह उस छोटे से कमरे में सांस ले रही थी। और हालांकि भविष्य अनिश्चित था, उम्मीद थी, और कभी कभी उम्मीद सबसे बड़ा चमत्कार होती है। आलिंगन ने सब कुछ हल नहीं किया। उसने खोए हुए साल नहीं मिटाए। उसने खाली त्योहार वापस नहीं लाई। उसने अदृश्य निशानों को नहीं मिटाया, पर उसने कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण किया। उसने अकेलेपन को रोका, और कभी कभी वही ठीक होने की शुरुआत होती है। रोहन ने कुछ दिन मुंबई में रुकने का फैसला किया। गेस्ट हाउस में नहीं, हवेली में नहीं, बल्कि एक छोटे से बीच के होटल में, क्योंकि उसे अपनी भावनाओं को समझने के लिए जगह चाहिए थी। राजेश ने अपने जीवन में पहली बार इसका सम्मान किया। उसने किसी भी चीज की गति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, उसने उसे बहने दिया। प्रिया हर विवरण पर ध्यान दे रही थी। वह आदमी जो पहले रूखे आदेश देता था, अब धीरे से पूछता था, क्या तुम आरामदायक हो? तुम्हें कुछ चाहिए? क्या तुम बात करना चाहते हो या सन्नाटा पसंद करते हो? रोहन उस कमजोरी का आदी नहीं था, पर उसने उसे अस्वीकार भी नहीं किया। एक शाम तीनों आरे कॉलोनी पार्क में चले। वही पार्क, वही बेंच, वही कहानी जो एक कप कॉफी से शुरू हुई थी। श्रीमती शांता देवी ने एक नया स्वेटर पहना था जो प्रिया ने उन्हें दिया था। रोहन उन्हें चुपचाप देख रहा था। क्या आप हमेशा यहां आती थीं? उसने पूछा। उसने सिर हिलाया। यह आप लोगों के पास रहने का सबसे करीब का तरीका था, बिना घुसपैठ किए। राजेश के गले में एक गांठ महसूस हुई, और मुझे कभी पता नहीं चला। श्रीमती शांता देवी ने उसे कोमलता से देखा। तुम्हें जो कुछ छिपाया गया, उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। रोहन ने गहरी सांस ली।
तुमने ज्यादा लड़ाई क्यों नहीं की? सवाल आरोप नहीं था, दर्द था। श्रीमती शांता देवी ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि जब तुमसे सब कुछ छीन लिया जाता है तो कभी कभी तुम्हारे पास सिर्फ जीवित रहना ही बचता है। सन्नाटा मानवीय था, बिना दोषारोपण के, बिना निर्णयों के, सिर्फ समझ। राजेश जानता था कि कुछ अधूरा था। उसके पिता का नाम अभी भी एक परछाई की तरह तैर रहा था। एक रात हवेली के दफ्तर में उसने रोहन और प्रिया को बुलाया। मैं नहीं चाहता कि यह एक कानूनी लड़ाई बन जाए, उसने दृढ़ता से कहा। मेरे पिता अब नहीं हैं, वे जवाब नहीं दे सकते। रोहन ने उसे ध्यान से देखा। और तो मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। प्रिया को जिज्ञासा हुई। राजेश ने गहरी सांस ली। मैं अपनी मां के नाम पर एक फाउंडेशन बनाऊंगा। श्रीमती शांता देवी मौजूद थीं। उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। किस लगाता लिए? उन महिलाओं के लिए जिन्हें शक्ति ने चुप करा दिया है, उन माताओं के लिए जिन्होंने अनुचित फैसलों के कारण अपने बच्चों को खो दिया। रोहन उसे देख रहा था। वह अब सिर्फ व्यवसायी को नहीं देख रहा था, वह उस आदमी को देख रहा था जो बदला लेने के बजाय ठीक होने का चुनाव कर रहा था। इससे जो हुआ वह नहीं बदलता, रोहन ने कहा। राजेश ने जवाब नहीं दिया, पर यह दोबारा होने से रोक सकता है। सन्नाटा अर्थ से भर गया। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि एक कॉफी इतनी बड़ी चीज को जन्म देगी। अगले दिनों में एक वास्तविक परिवर्तन दिखाई दिया। राजेश ने श्रीमती शांता देवी से मिलने जाना शुरू किया, बिना किसी हड़बड़ी के। वह बैठकर उनके बचपन की कहानियां सुनता था। उसने ऐसे विवरण खोजे जिन्हें वह कभी नहीं जानता था, कि उसे एक कपड़े के गुड़िया को गले लगाकर सोना पसंद था, कि उसे अंधेरे से डर लगता था, कि वह खुश होने पर जोर से हंसता था। रोहन भी सुन रहा था। वह कुछ विशेषताओं में खुद को पहचानता था और दूसरों में ऐसे अंतर खोजता था जो उसे अद्वितीय बनाते थे। वे प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। उन्होंने पहले से ही ले ली गई जगह पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। वे साथ रहना सीख रहे थे। प्रिया भरे दिल से सब कुछ देख रही थी, क्योंकि वह शुरुआत की गवाह थी और अब फल देख रही थी। एक शाम रोहन ने राजेश से अकेले बात करने को कहा। वे हवेली की छत पर बैठे। सूर्यास्त ने आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग दिया। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में कौन सी जगह लूंगा, रोहन ने ईमानदारी से कहा। राजेश हिचकिचाया नहीं। जो तुम चाहो। रोहन ने उसे देखा। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। राजेश धीरे से मुस्कुराया। मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। एक आरामदायक सन्नाटा छा गया। मुझे समय चाहिए, रोहन ने जारी रखा। मैं तुम्हें बिना किसी दबाव के जानना चाहता हूं। राजेश ने सिर हिलाया। मैं भी यही चाहता हूं। और पहली बार दोनों बिना तनाव के मुस्कुराए। यह कोई भव्य वादा नहीं था, यह कुछ ज्यादा सरल था। उपस्थिति। एक सुबह प्रिया एक थर्मस के साथ पार्क वापस आई। श्रीमती शांता देवी अब अकेली नहीं थीं। रोहन उनके साथ था। राजेश भी कुछ मिनटों बाद पहुंच गया। चारों बैठ गए। प्रिया ने कॉफी परोसी। भाप धीरे धीरे ऊपर उठी। श्रीमती शांता देवी मुस्कुराईं। क्या तुम जानती हो सबसे अविश्वसनीय बात क्या है? उसने प्रिया की ओर देखते हुए कहा कि यह सब इसी से शुरू हुआ था। प्रिया ने नम्रता से नजरें झुकाईं। मैं बस नहीं चाहती थी कि वह अकेली हो। रोहन ने कप अपने हाथों में पकड़ा। कभी कभी छोटी चीजें असंभव लगने वाली चीजों को बदल देती हैं। राजेश ने प्रिया की ओर देखा। मैंने तुमसे कभी माफी नहीं मांगी। उसने हैरानी से ऊपर देखा। क्यों मालिक? यह मानने के लिए कि मदद करना समय की बर्बादी थी। प्रिया धीरे से मुस्कुराई। अलग तरह से देखने में कभी देर नहीं होती। राजेश ने गहरी सांस ली और उस पल कुछ ऐसा समझा जो उसे किसी व्यवसाय ने नहीं सिखाया था। शक्ति नियंत्रण में नहीं है, बल्कि जोड़ने में है। जिंदगी बीते हुए सालों को वापस नहीं लाती, झूठ को नहीं मिटाती, जो टूट गया उसे ठीक नहीं करती, पर वह अवसर जरूर देती है। अलग तरीके से चुनने के अवसर, चुप्पी की श्रृंखला को तोड़ने के, दर्द को उद्देश्य में बदलने के। एक कॉफी सिर्फ कॉफी नहीं होती, वह साथ हो सकती है, वह एक पुल हो सकती है, वह दबी हुई सच्चाई की शुरुआत हो सकती है। कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया बदलने के लिए हमें बड़े बड़े इशारों की जरूरत है, पर दुनिया तब बदलती है जब कोई किनारे से न गुजरने का फैसला करता है, जब कोई उसे देखता है जिसे सब अनदेखा करते हैं, जब कोई कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजेश ने सीखा कि पैसा खोया हुआ समय नहीं खरीदता, पर न्याय में निवेश जरूर कर सकता है। रोहन ने समझा कि सच जानने से उसे मिला प्यार मिटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। श्रीमती शांता देवी ने पाया कि गले लगाने में कभी देर नहीं होती, और प्रिया ने एक बात की पुष्टि की जो वह पहले से ही अपने दिल में जानती थी, कि दयालुता कभी छोटी नहीं होती। अगर इस कहानी ने तुम्हारे सीने में कुछ जगाया है, अगर तुम्हें कभी महसूस हुआ कि दुनिया बहुत ठंडी है, तो इसे याद रखना।
तुम हमेशा किसी के सर्दियों में एक गर्म कॉफी बन सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक साधारण सा इशारा कौन से दरवाजे खोल सकता है। और शायद तुम्हें पता भी न चले, तुम अपनी कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी कहानी बदल रहे हो। यहां तक पहुंचने के लिए धन्यवाद। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे साझा करो और हमें टिप्पणियों में बताओ, क्या कभी किसी छोटे से इशारे ने तुम्हारी जिंदगी बदली है? क्योंकि कभी कभी जो नगण्य लगता है वही सब कुछ बचाता है।